नमस्ते मित्रों, मैं व्याख्याता संजय राज आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अशोका डिजिटल गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बेहतरीन काव्य शास्त्र का टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है छंद। आइए मित्रों पढ़ते हैं। देखिए, छंद का ये टॉपिक है, काव्य शास्त्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि वर्तमान में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो या व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में छंद का टॉपिक है। और हम इसको सीखेंगे और आप इसको सीखने के बाद में अनुभव करोगे कि वास्तव में छंद का टॉपिक है। इससे चाहे कोई भी सवाल आ जाए, आपका सवाल ये गलत नहीं होगा। आइए अपन देखते हैं छंद होता क्या है। देखिए मित्रों, छंद की व्युत्पत्ति के बारे में बात करें अपन कि छंद की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो छद धातु है संस्कृत की छद धातु में असुन प्रत्यय के योग से छंद शब्द बना है। छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु संस्कृत की है और असुन क्या है, प्रत्यय। इनके योग से क्या बना है, छंद बना है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि छंद का अर्थ क्या होता है, तो जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, छंद का अर्थ होता है नियमबद्ध करना। छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना, अर्थात प्रसन्न करना, आनंद देना और आच्छादित करना। ये तीनों ही छंद के क्या हैं, अपने आप में अर्थ हैं। किसी भी रचना को नियमबद्ध करना, किसी भी रचना को पढ़ करके पाठक को आनंद की अनुभूति हो रही है, पाठक को प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, आह्लादित हो रहा है या आच्छादित हो रहा है, यही छंद का क्या होता है, अर्थ होता है मित्रों। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो छंद है, इसका सबसे पहले उल्लेख कहां पर हुआ, तो छंद का सबसे पहले उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। प्राचीन हमारा जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें छंद का सबसे पहले क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। और ऋग्वेद में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से मानी गई है। छंद की उत्पत्ति किससे मानी गई है, ईश्वर से मानी गई है। और छंदों की सबसे पहले व्यवस्थित अगर विवेचना की बात करें कि छंदों को व्यवस्थित किसने किया, तो पिंगलाचार्य हुए हैं, संस्कृत आचार्य। इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम है, उस रचना का नाम है छंद सूत्र। छंद सूत्र जो रचना है, इसमें सबसे पहले पिंगलाचार्य ने छंदों को व्यवस्थित किया, अर्थात व्यवस्थित रूप हमारे सामने आया। अब यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले छंदों का उल्लेख कहां पर मिलता है। सबसे पहले छंदों के उल्लेख की बात करें मित्रों, तो सबसे पहले छंदों का उल्लेख मिलता है कौन से ग्रंथ में, ऋग्वेद में। दूसरी बात यह है कि भाई ऋग्वेद में छंदों का उल्लेख तो मिल गया, तो क्या वो छंद व्यवस्थित थे, तो व्यवस्थित छंदों की अगर बात करें तो उसके लिए सबसे पहले उल्लेख कौन सी रचना में मिलता है, छंद सूत्र में मिलता है। और इस रचना के रचनाकार कौन थे मित्रों, पिंगलाचार्य इसके रचनाकार थे। समझ गए होंगे। छंद शब्द की व्युत्पत्ति हम दोबारा से देखते हैं। क्या है, छद धातु है जो किसकी है, संस्कृत की है। और छद धातु में क्या लगा है मित्रों, असुन प्रत्यय लगा है। छद धातु में असुन प्रत्यय के योग से क्या बन गया है, छंद बन गया है। अर्थ की बात मैंने आपको पहले बताई, नियमबद्ध करना। कोई भी रचना है, छंद के अपने आप में नियम है कि वर्णिक छंद है, कितने वर्ण का होना चाहिए, कितनी मात्राओं का होना चाहिए, ये सारे इन नियमों को फॉलो करना, अर्थात नियमबद्ध करना। अब छंदों को, कोई भी रचना है, काव्य रचना है, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, अगर हम पद्य की बात करें तो पाठक उसे क्यों पढ़ेगा, पाठक उसको प्रसन्नता, पाठक को उसको पढ़ने से अगर प्रसन्नता मिलती है तो उस रचना को पढ़ेगा। अगर पाठक को आनंद की अनुभूति हो रही है इसीलिए उस रचना को पढ़ेगा, तो छंद का एक अर्थ क्या हो जाएगा, आह्लादित करना और आच्छादित करना। यह भी छंद का क्या है मित्रों, एक अर्थ है। उसके बाद हमने देखा कि छंद का सबसे पहले उल्लेख कौन से ग्रंथ में, छंद का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, छंद कहां से आया है, तो छंद का सबसे पहले उल्लेख मिलता है मित्रों ऋग्वेद रचना में। लेकिन ऋग्वेद रचना में छंद का व्यवस्थित उल्लेख नहीं मिलता है। दो क्वेश्चन है यहां पर। अगर क्वेश्चन ये आता है कि छंद का सबसे पहले उल्लेख कौन सी रचना में है, तो उत्तर क्या होगा, ऋग्वेद में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि छंद का सबसे पहले व्यवस्थित विवेचन कौन से ग्रंथ में हुआ है, तो वो ऋग्वेद में नहीं हुआ है, बल्कि कौन सी में हुआ है, छंद सूत्र में हुआ है। और उस रचना के रचनाकार कौन है, पिंगलाचार्य हैं।
क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि छंद है उसको वेदों का चरण माना गया है। वेदों में छंद को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है और छंद को क्या माना गया है? चरण माना गया है। मैं मानता हूं आप समझ गए होंगे। छंद शब्द है, दो शब्दों से बना है। छंद शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो छद धातु है संस्कृत की, और असुन क्या है? उसमें प्रत्यय है। छद धातु में असुन प्रत्यय के योग से क्या बन गया है? छंद बन गया। अगर अर्थ की बात करें तो छंद का अर्थ क्या हो गया है? नियमबद्ध करना, आह्लादित करना या फिर आच्छादित करना। उसके बाद हमने देखा कि जो छंद शब्द है इसकी सबसे पहले विवेचना कहाँ पर हुई है, या छंद शब्द की उत्पत्ति है ये कहाँ से होकर के आई है, या फिर मैं कहूँ कि सबसे पहले छंद का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो सबसे पहले छंद का जो उल्लेख है वो कौन सी रचना में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जबकि सबसे पहले जो छंदों की व्यवस्थित विवेचना है वो कौन से ग्रंथ में मिलती है? छंदः सूत्र में मिलती है, और जिसके रचनाकार कौन है? पिंगलाचार्य उसके रचनाकार हैं। और वेदों में छंदों को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और छंद को वेदों का क्या माना गया है मित्रों? चरण माना गया है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। छंद शब्द का अर्थ समझ गए। सबसे पहले छंद कहां पर आए और व्यवस्थित विवेचना कहां पर हुई है। अपन आगे देखते हैं। देखिए साहब, छंद की कुछ परिभाषाएं देखते हैं, और इन परिभाषाओं के बाद हम बिल्कुल छंदों को व्यवस्थित समझ जाएंगे। छंद के बारे में कात्यायन ने क्या कहा है? कात्यायन महोदय ने कहा था संस्कृत में यदक्षर परिमाण तच्छंद, यदक्षर परिमाण तच्छंद, अर्थात जहां अक्षरों के परिमाण का, जहां पर अक्षरों के परिमाण का ध्यान रखा जाता है वह काव्य पंक्ति क्या कहलाती है मित्रों? छंद कहलाती है। देखिए, यदक्षर अर्थात वो अक्षर है, और परिमाण का मतलब परिमाण, जहां पर अक्षरों के परिमाण का क्या रखा जाता है? तच्छंद, अर्थात वही क्या है? वही काव्य पंक्ति क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। तो कात्यायन महोदय ने क्या कहा है कि जिस काव्य पंक्ति में या जहां पर अक्षरों के परिमाण का क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है, वह काव्य पंक्ति क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। कुछ और परिभाषाएं देखते हैं जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए साहब, हिंदी साहित्य कोश क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य कोश में छंद की परिभाषा दी है कि छंद अक्षरों की संख्या, छंद अक्षरों की संख्या एवं क्रम। हम यहां पर अक्षरों की संख्या के साथ अपन वर्ण भी कह सकते हैं कि भाई जहां पर वर्ण की संख्या एवं उनका क्रम, तो जहां पर वर्णों की संख्या का ध्यान रखा जाएगा वहां पर कौन सा हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, अपन आगे पढ़ेंगे। वो छंद होंगे वार्णिक छंद। कैसे छंद होंगे? वार्णिक छंद। तो जहां पर वर्णों की, अक्षरों की संख्या का क्रम एवं मात्रा गणना, जहां पर हम काव्य में मात्राओं का ध्यान रखेंगे, मात्राओं के हिसाब से काव्य रचना करेंगे, गणना करेंगे, वो छंद कहलाएंगे मित्रों मात्रिक छंद। कैसे छंद कहलाएंगे? मात्रिक छंद। गति यति, छंद के उच्चारण में, छंद के वाचन में हम कैसे गति यति का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे उतार चढ़ाव आ रहा है, आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना ही छंद होती है। कहने का मतलब है कि छंद में क्या होगा भाई? वर्णों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, या तो वर्णों की संख्या निश्चित होगी या फिर मात्राओं की संख्या निश्चित होगी। इतना ही नहीं है, उसमें यति गति के जो विशिष्ट नियम हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। और जो रचना इन नियमों का पालन कर रही है, या जो काव्य पंक्ति इन जो ये नियम बताए जा रहे हैं कि भाई वर्णों के गिनने के हिसाब से वो ठीक उसी प्रकार से होनी चाहिए, मात्राओं की काउंटिंग के हिसाब से होनी चाहिए, और यति गति का ध्यान होना चाहिए, उसमें यति यति का ध्यान रखना चाहिए, तो वो काव्य रचना क्या कहलाएगी मित्रों? पद्य रचना कहलाती है, छंद कहलाती है। सामान्य परिभाषा देखिए, इस परिभाषा को पढ़ने से अपन छंद को बिल्कुल समझ जाएंगे कि छंद में क्या होना चाहिए और किस तरीके से छंद को व्यवस्थित करना चाहिए। देखिए, समझते हैं। जिस काव्य पंक्ति में, कोई भी काव्य पंक्ति है, उसमें क्या होना चाहिए? गति। काव्य पंक्ति को आप बोल रहे हो, काव्य पंक्ति का उच्चारण कर रहे हो, उसकी क्या गति किस प्रकार से है, और उसमें यति का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो, लय का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें तुक कहां पर मिल रहा है।
छंद में तुक कहां पर मिल रहा है, गति कहां पर है, यति का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो, लय का किस प्रकार से कर रहे हो, तुक कहां पर मिल रहा है, चरण कितने हैं, उसमें चरणों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कम से कम एक छंद में 4 चरण होने ही चाहिए, ये नियम है, हम आगे पढ़ेंगे। मात्रा या वर्ण की संख्या, कितनी मात्राओं का वो छंद है, कितने वर्णों का क्या है वो छंद आदि का ध्यान रख करके जो शब्द योजना की जाती है उस काव्य पंक्ति को छंद कहते हैं। जिस काव्य पंक्ति में यति, गति, लय, अक्षरों की संख्या, मात्राओं की संख्या आदि का ध्यान रखा जाता है वो काव्य पंक्ति क्या कहलाती है मित्रों, छंद कहलाती है। तो हम देख पा रहे हैं जिसमें क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, यति का ध्यान रखोगे, लय का ध्यान रखोगे, तुक का ध्यान, चरण, मात्रा, वर्णों की संख्या आदि का ध्यान रख करके जो काव्य रचना की जाएगी वो काव्य रचना किसमें शामिल की जाएगी, या उस काव्य रचना को क्या कहेंगे अपन, छंद कहेंगे। इन सारे तत्वों को अपन शामिल करेंगे किसमें, छंद रचना में। अब गति क्या होती है, यति क्या होती है, लय क्या होता है, तुक क्या होता है, चरण क्या होता है, मात्रा क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों से क्या बनते हैं, मात्रिक छंद में किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए या इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले छंद के तत्वों को समझना आवश्यक है। तो मित्रों सबसे पहले हम छंदों के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे जो कौन कौन से हैं, जैसे इस परिभाषा में आए हैं, गति, यति, लय, तुक, चरण, मात्रा, वर्ण आदि हैं, ये सभी क्या हैं, ये छंद के तत्व हैं। आइए अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं छंद के तत्वों के बारे में। देखिए साहब, आप देख पा रहे हो छंद के तत्व, और सबसे पहला तत्व लिया है हमने गति। गति किसको कहेंगे मित्र, गति होती है किसी काव्य पंक्ति को एक श्वास में लय के साथ पढ़ना ही क्या होता है, काव्य में गति होती है। उस गति को अपन पढ़ रहे हैं और उस गति को कैसे पढ़ रहे हैं, एक श्वास के अंदर उस गति को पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो छंद है। जैसे मैं बात करूं, बरखा काल मेघ नभ छाए, बरखा काल मेघ नभ छाए, मैंने उच्चारण किया बरखा काल मेघ नभ छाए, तो इसको हम इस काव्य पंक्ति को मैंने एक श्वास में उसका उच्चारण किया। अब एक श्वास में इसका उच्चारण किया है तो ये क्या है, ये गति हो गई साहब। क्या हो गई मित्रों, ये गति हो गई। उसी प्रकार से देखो अगला है यति। और यति क्या होती है, यति का मतलब होता है कि भाई आप काव्य पंक्ति का उच्चारण कर रहे हो तो एक श्वास में जो आप बोल रहे हो उसके बाद में आपकी श्वास थक गई है, साधारण भाषा में मैं कहूं, या फिर आपको विराम की आवश्यकता है। ये नहीं कि लगातार सीधे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसा नहीं है, ये श्वास नहीं है। मैंने उच्चारण किया रहीमन धागा प्रेम का, एक बार ही बोला, अब उसके बाद में थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, रहीमन धागा प्रेम का, और थोड़ी देर रुक करके फिर बोला मत तोड़ो चिट। तो रहीमन धागा प्रेम का जो बोला गया है, एक श्वास में जो बोला गया है, वो तो क्या हो गई, वो हो गई मित्रों गति। अब यति को समझो, यति का मतलब क्या है, ठहरना। ठहरना का मतलब रुकना, थोड़े समय के लिए क्या करना, आराम करना। कैसे, चरण के अंत में, चरणों के अंत में क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए जो रुका जाता है, कुछ समय के लिए जो विराम किया जाता है, वो क्या कहलाता है मित्रों, वो कहलाता है यति। क्या कहलाता है, यति कहलाता है। अब ये जो यति होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। जैसा आप देख पा रहे हो, एक होता है अर्ध यति, एक होता है पूर्ण यति, और एक होता है परिपूर्ण यति। अर्ध यति कौन सी होती है, पूर्ण यति कौन सी होती है, और परिपूर्ण यति कौन सी होती है। ठीक है। अब ये जो अर्ध यति है मित्रों, अभी मैंने उच्चारण किया रहीमन धागा प्रेम का, तो प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का कहते हैं, ये कुछ समय के लिए ये विराम किया, इस तरीके का इसका चिन्ह होता है नीचे। ये क्या होती है, ये अर्ध यति होती है। उसके बाद में
उस वाक्य को हमने उस दोहे को पूरा किया, मत तोड़ो छिटकाय। अब जो मत तोड़ो छिटकाय है वहां पर जो अपूर्ण यति लगा रहे हैं उसको कहते हैं पूर्ण यति। क्या कहते हैं? पूर्ण यति। मत तोड़ो छिटकाय। और टूटे से फिर ना जुड़े। अब टूटे से फिर ना जुड़े कह रहे हैं, अपन रोक रहे हैं, रुक रहे हैं कुछ समय के लिए, वो भी क्या है? वो भी अर्ध यति है। तो क्या बात निकल करके आई कि जो अर्ध यति होती है वो कैसे चरणों में होती है मित्रों? वो होती है विषम चरणों में। कैसे चरणों में? विषम चरणों में। पहला और तीसरा चरण है ना, उसमें कौन सी आएगी? उसमें आएगी अर्ध यति। और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो इसका मतलब ये दोहा पूरा हो रहा है, तो वहां पर कौन सी आएगी? परिपूर्ण यति आएगी। अर्ध यति कहां पर आई? विषम चरण में आई। पूर्ण यति कहां से आई? ये समचरण में। पहला जो समचरण पूरा हुआ था अर्थात दूसरा चरण था उसमें पूर्ण यति आई। तीसरे चरण में फिर अर्ध यति आई। और चौथे चरण में जहां पर छंद पूरा हो रहा है वहां पर कौन सी आ गई मित्रों? परिपूर्ण यति आ गई। दोहा देखते हैं, अपन दोहे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मैंने कहा कि रहीमन धागा प्रेम का। रहीमन धागा प्रेम का, तो रहीमन धागा प्रेम का ये यहां पर जो विराम लिया है ये तो क्या हो गई? ये तो हो गई अर्ध यति, ठीक है। और इसके बाद में जो दूसरा चरण लिया है कि मत तोड़ो, यहां लिख देता हूं मैं, इसको इसके नीचे लिख देता हूं, मत तोड़ो छिटकाय। अब ये यहां पर जो सम चरण है, दूसरा चरण है, इसके सामने जो मैंने ये लगाया ये है, ये पूर्ण यति का चिन्ह है। टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े। अब ये यहां पर फिर से लगाई है, तो ये क्या है? ये अर्ध यति है। और जुड़े गांठ परी जाए, ये जो लगाई है ना मित्रों, ये क्या है? ये परिपूर्ण यति है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे गति क्या होती है। किसी काव्य पंक्ति को एक श्वास में जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। और यति का मतलब होता है ठहरना। जो वाचन करते समय चरण के अंत में जो अल्प विराम लिया जाता है, कुछ समय के लिए रुका जाता है, वो क्या कहलाती है? यति कहलाती है। जिसके तीन भेद होती हैं, तीन प्रकार की यति होती है। अर्ध यति होती है जो विषम चरण में ली जाती है, पूर्ण यति होती है वो समचरण में, और जो परिपूर्ण यति है वो छंद के समाप्ति पर ली जाती है। आगे देखते हैं, आगे है लय। क्या होता है लय? देखिए, लय किसको कह रहे हैं अपन? क्यों? काव्य को पढ़ने के लिए काव्य में पाठक को आनंद की अनुभूति कब होगी? जब हम काव्य को लय के साथ उसका उच्चारण करेंगे। तो लय होता क्या है? स्वरों के आरोह अवरोह, अर्थात स्वरों के उतार चढ़ाव कह सकता हूं मैं, कि हम जो उच्चारण कर रहे हैं उसका आरोह अवरोह जो क्रम है उसको लय कहते हैं। आरोह अवरोह जो क्रम है उसको क्या कहते हैं? लय कहते हैं। मुक्त छंद के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। और ये लय किसके लिए आवश्यक है? मुक्त छंद के लिए आवश्यक है। बिना लय के मुक्त छंद का अगर उच्चारण करते हैं ना मित्रों, तो वो तो एक तरीके से गद्य रचना बन जाती है, उसमें फिर आनंद की अनुभूति नहीं होती है। जैसे कि मैं आंसू कविता, आंसू जो काव्य है उसकी कुछ पंक्तियां उच्चारण करूं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों आहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। तो यहां पर जो मैंने उच्चारण किया है ना मित्रों, ये क्या है? ये लय के साथ किया। कहने का मतलब क्या हुआ कि लय के साथ जब हमने इसका उच्चारण किया है तो इसमें आनंद की अनुभूति हुई है। अगर मैं सीधा कहता इस करुणा कलित हृदय में,
तो वहां पर उसका उच्चारण करने में आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लय होता है मुक्त छंद के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को आप अंडरलाइन करके रखो और इस चीज को विशेष नोट करो। मुक्त छंद के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, वो लय होता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। अगला देखते हैं हम, अगला है चरण या पाद। चरण या पाद, इसको काफी पुस्तकों में पद भी दे रखा है, वैसे पाद इसका शुद्ध रूप है। देखिए, छंद का जो चतुर्थ अंश है, छंद का जो चतुर्थ अंश होता है ना, या कहें कि एक छंद होता है उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। अब 4 जो चरण हैं उसमें से जो एक चरण है, पहला चरण है, वो क्या है? वो छंद का न्यूनतम 4 का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ परी जाए। अब रहीमन धागा प्रेम का, यहां तक जब हमने अर्धयति लगाई थी ना, वो छंद का क्या था? वो एक चरण था। तो चरण किसको कहेंगे कि छंद का जो चतुर्थ अंश है वो क्या कहलाता है? छंद का जो चौथा हिस्सा है, या छंद में जैसे कि 4 चरण, कम से कम 4, एक छंद है उसमें 4 चरण तो कम से कम होंगे। वैसे 6 पदों का भी होता है, 8 का भी होता है। तो हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि जो छंद का चतुर्थ या अंश होता है ना, उसको क्या कहते हैं? चरण या पाद कहते हैं। और एक छंद के लिए कितने आवश्यक हैं? 4 चरण कम से कम आवश्यक होते हैं। दोबारा सुन लो, रहीमन धागा प्रेम का, जहां तक ये का आया है ये छंद का एक चरण हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मित्रों, तुक। तुक क्या होता है? चरणों के अंत में एक समान मात्रा एवं वर्णों की आवृत्ति होती है ना, वो क्या कहलाती है? वो तुक कहलाती है। कोई भी चरण पढ़ रहे हैं अपन, हमने दोहा की बात की जिसमें 2 समचरण हैं और 2 विषम चरण हैं। अब उन समचरणों में तुक मिलेगा या फिर विषम चरणों में तुक मिलेगा। तो चरणों के अंत में एक समान मात्रा और जो वर्ण आ रहा है ना, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम होता है मित्रों तुक। क्या होता है? तुक। और ये तुक कितने प्रकार के होते हैं? ये तुकांत भी होते हैं और अतुकांत भी होते हैं। जिस रचना में चरण के अंत में तुक मिले वो रचना क्या कहलाती है? वो रचना कहलाती है तुकांत। और जिस रचना में तुक नहीं मिले वो रचना क्या कहलाती है? वो अतुकांत रचना कहलाती है। कहने का मतलब है कि चरण के अंत में जो एक समान मात्रा आती है वो क्या कहलाती है? वो तुक कहलाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दीपक के जीवन में आली, तुकांत की बात करें, दीपक के जीवन में आली। देखिए इसको, दीपक के जीवन में आली। अब यहां पर लास्ट में चरण के अंत में आली आ रहा है। अब जो दूसरा चरण है उसमें भी क्या आना चाहिए? आली का मतलब ई आ रही है तो ई ही आनी चाहिए, तभी तुक मिलेगा। और इसको पूरा करें, फिर भी है जीवन की लाली, फिर भी है जीवन की लाली। अब देखिए आप, क्या तुक मिला कि नहीं मिला? पहला चरण था उसमें आली शब्द है मित्रों, और दूसरे चरण में कैसा शब्द है? दूसरे चरण में लाली शब्द है। दूसरे में क्या है? लाली शब्द है। अब यहां पर आली और यहां पर लाली बिल्कुल तुक क्या हो गया? आली और लाली का तुक मिल गया है। तो तुक मिल गया है, इसका मतलब ये रचना, ये चरण कैसे हो गई? ये तुकांत हो गई। तो चरणों के अंत में एक समान मात्रा और वर्णों की जो आवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? वो उस चरण की तुकांत रचना कहलाती है। ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं, कुछ रचनाएं तुकांत भी होती हैं और कुछ क्या होती है? अतुकांत भी होती है। लेकिन सही जो रचना मानी जाती है वो तुकांत ही मानी जाती है। अगला है वर्ण। वर्ण के बारे में आप सब जानते हो। वर्ण क्या होता है? भाषा की वह सबसे सूक्ष्म छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो उसका जो लिखित रूप है, भाषा का जो लिखित रूप है मित्रों, वो क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाता है। भाषा का सबसे छोटा जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। उसके बाद है मात्रा। क्या है? मात्रा। और मात्रा 2 प्रकार की लगती है काव्य में।
मात्राओं के गिनने के नियम होते हैं। कैसी होती है? एक होती है लघु और दूसरी मात्रा कैसी होती है? गुरु। लघु जो मात्रा लगाते हैं उसका ऐसा चिन्ह होता है, और जो गुरु मात्रा लगाते हैं उस गुरु मात्रा के लिए दूसरा वक्र चिन्ह भी बोलते हैं इसको। गुरु मात्रा के लिए ये जो लगा रहे हैं अपन, इसको बोलते हैं वक्र चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? वक्र चिन्ह। दोबारा देखिए, मात्रा दो प्रकार की है, एक है लघु और दूसरी कौन सी है? गुरु। और गुरु को मात्रा का जो चिन्ह लगा रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं वक्र चिन्ह। समझ गए? कितने तत्व पढ़ लिए अपन ने तत्व पढ़ लिए साहब? 7 तत्व जो हैं छंद के वो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद देखते हैं अगला है गण। देखो गण क्या होता है? गण होता है 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। कम से कम कितने वर्ण होने चाहिए? इसमें 3 वर्ण होने चाहिए, और 3 वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? वो गण कहलाएगा। और इनकी संख्या होती है मित्रों 8। कितनी होती है? 8 इन गणों की संख्या होती है। इसका एक सूत्र भी है, उससे याद करते हैं अपन, ये आगे पढ़ेंगे इसको। यह माता राजय भाने से, यह माता राज भाने से, और इसको पूरा करने के लिए इसमें लगा और देते। तो ये जो ये से यगण, मैं से मगण, तैसे तगण, रैसे रगण, जैसे जगण, वैसे भगण, नैसे नगण, और सैसे सगण, ये जो 8 लिखे हैं ना मित्रों मैंने, ये 8 क्या हैं? इनको कहते हैं गण। क्या कहते हैं? गण, जिनका अपन आगे अध्ययन करेंगे। एक दोहा लिखा है, देखो आप। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठे परी जाए। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ये यहां पर रहीमन धागा प्रेम का ये जो लगाई है, ये इसको कहते हैं मित्रों अर्धयति। अर्धयति कहते हैं। और आपको पहले बताया कि जो विषम चरण होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धयति का प्रयोग किया जाता है। ये जो सम चरण है पहले वाला, इसको कहते हैं पूर्णयति। क्या कहते हैं? पूर्णयति। और जहां पर छंद पूरा हो रहा है, ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं मित्रों परिपूर्ण यति। क्या कहते हैं? परिपूर्ण यति। तो इस तरीके से जो अपने छंद के जो तत्व थे, 8 जो छंद के तत्व हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि यति गति क्या होता है, यति क्या होता है, लय क्या होता है, तुक किसको कहते हैं, और वर्ण क्या होता है, गण क्या होते हैं। अब आगे अपन देखते हैं मात्राओं की गणनाओं के नियम। मात्राओं को किस प्रकार से गिनेंगे? क्यों? छंद 2 प्रकार के हैं, या तो मात्रिक या वार्णिक। अब छंद के जो नियम हैं वो नियमों का ध्यान कहां रखना है भाई? या तो मात्राओं को गिनना है, मात्राओं के हिसाब से छंद का निर्माण करना है, या फिर वर्णों के हिसाब से करना है। दोनों ही अपने आप में जरूरी हैं। तो अपन यहां पर देखेंगे कि अपन जो मात्रिक छंदों की पहचान कर रहे हैं, मात्रिक छंदों की रचना कर रहे हैं, तो मात्राओं की जो गिनती है वो किस प्रकार से करेंगे। या छंद को पहचान ना हो तो हम मात्रा गिन करके किस प्रकार से छंद को पहचान सकते हैं। और मेरा मानना है अगर आप ये जो नियम है इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, अच्छी तरीके से आज सीख लेते हो, तो किसी भी छंद को पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आइए मित्रों देखते हैं मात्राओं की गणनाओं के नियम। और सबसे पहला नियम है कि ए, ई, उ, री ये सारे हिरीस स्वर है। क्या है ये? हिरीस स्वर हैं ये। और हिरीस स्वर युक्त जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं मित्रों? वो लघु होते हैं। क्या होते हैं? लघु होते हैं। और लघु वर्ण होते हैं, इनकी जो मात्रा है वो 1 गिनी जाएगी। कितनी गिनी जाएगी? 1। और इसका जो चिन्ह होगा वो इस तरीके का होगा। 1 मात्रा गिनेंगे जहां हिरीस स्वर आएगा, हरस स्वर आएगा। देखिए ये क है, इस क में आपको पता है ए मिला हुआ है। ए हिरीस स्वर है ए,
लघु स्वर है, लघु कह सकते हैं अपन, एक मात्रा गिनेंगे। इधर देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इधर देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इधर देखिए ये री की मात्रा लगी हुई है। तो जहां भी ये मात्राएं मिले वहां पर उस वर्ण पर हम एक मात्रा की गिनती करेंगे। ये स्वर चाहे किसी भी व्यंजन के साथ हो या अकेले स्वर किसी काव्य पंक्ति में आते हैं, इनके लिए एक मात्रा गिनेंगे। ठीक है, आगे देखिए, एक से अधिक मात्रा वाले वर्ण होते हैं ना, वो होते हैं गुरु साहब। एक से ज्यादा मात्रा वाले वर्ण कौन से होंगे? दीर्घ स्वर जो है वो क्या होंगे? उनको कहते हैं गुरु वर्ण। और गुरु वर्ण का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का, मैंने आपको पहले बताया, वक्र चिन्ह होता है। और मात्रा कितनी गिनी जाएंगी इसकी? 2। कितनी गिनी जाएंगी? 2 मात्रा दीर्घ स्वर की। अतः देखते हैं अपन, आ, जहां पर आ किसी स्वर में वर्ण में मिला हुआ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर युक्त वर्ण हो, या तो वाक्य में या तो काव्य में खुद स्वर हो या किसी वर्ण के साथ ये आए हुए हो, वहां पर स्वर युक्त वर्ण होते हैं, ये गुरु होते हैं। गुरु होने का मतलब क्या है? इनकी जो मात्राएं हैं वो कितनी गिनी जाती हैं? 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे हम देखते हैं, एक शब्द है का, इस कै में आ मिला हुआ है, आ स्वर है, तो मात्रा कितनी लगाएंगे इसके? 2 मात्रा लगाएंगे। इसमें बड़ी ई है, इसका मतलब ये भी क्या है? ये वर्ण जो है ये अपने आप में गुरु है, और इसके भी 2 मात्रा लगेंगे। बड़ा ऊ है, इसके भी 2 मात्रा। ठीक है, ऐसे अगर के होता इसकी भी 2 मात्रा, अगर कई होते तो भी 2 मात्रा, अगर को होता तो भी 2 मात्रा, अगर बड़े ओ की मात्रा होती तो भी 2। बिल्कुल समझ गए होंगे। जहां पर हरीश स्वर है, लघु स्वर है, वहां पर 1 मात्रा गिनेंगे। जहां दीर्घ स्वर है वहां पर कितनी मात्रा गिनेंगे? 2 मात्रा, चाहे तो खुद स्वर आए या फिर किसी व्यंजन के साथ में ये आते हैं। ठीक है, आगे नियम देखते हैं। देखो मित्रों, जो अयोगवाह होते हैं वर्णमाला में, अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अयोगवाह? एक तो अयोगवाह की अगर हम बात करें, अयोगवाह, अयोग जो वाह हैं ये वर्णमाला में एक तो होता है अन और एक होता है ए। तो ये जो अन्य है, जिसको अन्य बोलते हैं अपने, ये तो क्या है? ये तो है अनुस्वार, ये है अनुस्वार और ये है विसर्ग। ठीक है, तो जिस भी काव्य में अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण आए या कहें अयोग वाह आए, तो वह क्या माने जाएंगे? गुरु वर्ण माने जाएंगे। और उनकी मात्रा भी कितनी गिनी जाएगी? 2 मात्रा गिनी जाएगी। तो अयोग वाह अगर किसी भी वर्ण के साथ आते हैं तो कितनी मात्रा गिनी जाएंगी? उसकी 2 मात्रा गिनी जाएंगी। जैसे हम देख सकते हैं, ये कै के ऊपर ये क्या लगा हुआ है? अनुस्वार है, मात्रा 2। ये अन की ये भी अनुस्वार है, इसकी भी 2। ये अतः है, विसर्ग है, इसकी मात्रा भी क्या गिनी जाएगी? ए की 1 और तय के साथ ये आया है तो 2। प्रातः में देखिए अपन, प्रातः को देखोगे ये पै आधा है, ये रह नीचे वाला है, ये पूरा है। इसको ये इस तरीके से इसकी रचना है। ठीक है ना, ये पै तो क्या है? ये आधा है, ये रह पूरा है। तो पहले आया, इसकी कोई मात्रा लगेगी नहीं, रह के आ लगा हुआ है, इसकी 2 मात्रा, और तय के साथ विसर्ग है, इसकी भी 2 मात्रा। इस तरीके से मात्रा गिनेंगे। अगला नियम देखिए, चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर काव्य में कहीं भी चंद्र बिंदु वाले शब्द दे रखे हैं, उससे मात्रा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वह लघु स्वर के साथ आता है तो 1 मात्रा गिनी जाएगी, अगर वह दीर्घ के साथ आता है तो मात्रा 2 गिनी जाएगी। देखिए साहब, हंसना, ये जो हंसना है ये यहां पर चंद्र बिंदु है के ऊपर चंद्र बिंदु है, लेकिन है तो अपने आप में है में तो ए ही है। हंसना जो शब्द है ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है इसमें, लेकिन है में स्वर तो ए ही मिला हुआ है। इसका मतलब इसकी कितनी मात्रा गिनी जाएगी मित्रों? 1 मात्रा ही गिनी जाएगी। आगे देखें, स इसमें भी ए मिला हुआ, इसकी भी 1, इसमें न में आ तो इसकी 2। सांप को देखिए,
सांप शब्द को क्या करेंगे, ये सा आम में लगा हुआ है, ये आम में, तो आम में लगा हुआ है तो इसकी मात्रा कितनी गिनेंगे अपन, 2 मात्रा गिनेंगे। क्यों गिनेंगे, ये चंद्र बिंदु के हिसाब से नहीं गिन रहे मात्रा, चंद्र बिंदु का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सांप है, इसमें स में क्या मिला हुआ है, आ स्वर मिला हुआ है, इसलिए इसकी मात्रा कितनी गिनी जा रही है, 2 मात्रा गिनी जा रही है। पै में ए मिला हुआ है, इसकी एक चांद देखिए, चांद, चा शब्द है, ऊपर चंद्र बिंदु है, कोई मतलब नहीं, लेकिन चा है, ये अपने आप में आ मिला हुआ है, इसलिए इसकी भी 2 मात्रा, इसकी एक। समझ गए, विसर्ग युक्त शब्द हैं, विसर्ग युक्त जो वर्ण हैं उनकी मात्रा 2 गिनी जाएगी, चंद्र बिंदु से किसी भी वर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। संयुक्ताक्षर से अगला नियम देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं। संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण गुरु माना जाएगा। संयुक्ताक्षर से पहले का जो, पूर्व का मतलब क्या है, संयुक्ताक्षर से अगर कोई पहले वर्ण आया है मित्रों, वह क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। जैसे कक्षा, देखिए साहब, ये कक्षा, ये कक्षा है, इसकी अपन देखते हैं, इसमें ये क है और उसके बाद ये स है और स में आ मिला हुआ है, इस तरीके से ये बना है। ये क, इसमें ये क्या है, ये क आधा वर्ण है। अब कैसे पहले ये क इधर, ये भी क है, इस क में ए मिला हुआ, ये क पूरा है, लेकिन ये जो क इसमें आधा आया है, इसकी वजह से इससे पहले वाला जो क है ये क्या हो जाएगा, इसकी जो मात्रा है इसकी मात्रा 2 गिनी जाएगी। संयुक्ताक्षर से पहले वाला जो वर्ण होता है वह गुरु माना जाता है, बशर्त है कि उससे पहले कोई वर्ण हो। अगर प्रारंभ में कोई शब्द आता है जिसमें अगर आधा वर्ण है तो वह संयुक्त, वह उसकी मात्रा 2 नहीं गिनी जाएंगी। तो इसकी मात्रा कितनी गिनी जाएंगी, 2। इसमें से ये कै तो हट गया आधा और ये क्या बच गया, श में आ मिला हुआ है, 2 इसकी हो जाएंगे। पुत्र में देखिए, ये पू है और ये तय आधा है और ये र है, इस तरीके से है ये पुत्र, ठीक है, क्योंकि ये जो र है ना, इस र में ही तय मिला हुआ है, ये र में तय मिला है। तो ये जो पू है, इसमें चाहे ये छोटा ऊ है, लेकिन मात्रा इसकी, इसके पहले क्या, इससे बाद में क्या है, ये आधा व्यंजन है, इसलिए ये डबल हो जाएगा। और ये तय में र में ए मिला हुआ है, इसकी 1 मात्रा। देश में देखिए, इसकी 2, इसकी 1। ये प्रेम शब्द में देखिए, ये प्रेम इस प्रकार से है, प्रेम। नीचे जो आ रहा है ये पूरा है दोस्तों, और पै क्या है, इसमें आधा है। अब पै से पहले कोई वर्ण तो है ही नहीं, तो इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, जबकि रे के ऊपर 1 की मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी 1, इस तरीके से मात्रा लगा। राजस्थान शब्द को देखिए, राजस्थान शब्द, ये रा है, यहां पर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये जो श है, ये संयुक्ताक्षर मान सकते हैं, संयुक्ताक्षर आ गया, इससे पहले वाला वर्ण है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, गुरु माना जाएगा। इसकी 2 मात्रा, ये अपने आप में आधा है, कोई व्यंजन इसको मानेंगे नहीं, इसकी भी 2 और इसकी 1। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, अगर यही राजस्थान शब्द है, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, अब मात्राओं की गिनती पर फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भाई, ये जो रा है इसकी 2 हो गई, इसकी 1। ये जो आधा स है ये जय के साथ नहीं माना जाएगा, ये संयुक्ताक्षर नहीं माना जाएगा, और इसकी कोई मात्रा काउंट नहीं होगी, और इसकी 2 और इसकी 1। इस तरीके से संयुक्ताक्षर अगर कहीं भी आता है, कोई भी वर्ण के साथ आता है, उससे पहले वाला तो दीर्घ हो जाता है, लेकिन अगर शब्द के प्रारंभ में ही कोई आधा व्यंजन आता है, उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है। अनुस्वार और विसर्ग हैं, अयोग वह होते हैं, इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। चंद्र बिंदु अगर किसी के साथ आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो लघु के साथ आ रहा है तो 1 मात्रा, और गुरु के साथ आ रहा है या दीर्घ के साथ आ रहा है तो उसकी 2 मात्राएं। और संयुक्ताक्षर से पहले वाला वर्ण होता है वो गुरु बन जाता है, बशर्त है उससे पहले वर्ण हो। अगर शब्द के प्रारंभ में ही कोई संयुक्ताक्षर आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कुछ नियम।
देखिए साहब, आधे अक्षर पर कभी मात्रा की गणना नहीं होती है। अभी हमने बात की, कुछ उदाहरण और देखते हैं। शब्द लिया प्यार। अब ये जो प्यार है इसमें ये आधा है पै, इससे पहले कोई वर्ण है ही नहीं। अब पहले अगर वर्ण है ही नहीं तो इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। और यार में से ये 2 मात्रा और रे में ए मिला हुआ, इसकी 1 मात्रा। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रयोग। अब प्रयोग की बात करें तो ये आधा पै है और इसमें क्या है, ये र है, ये प्रयोग। तो र नीचे है, ये पूरा है दोस्तों, और इसमें ए मिला हुआ है, आधा क्या है, आधा पै है, और शब्द के प्रारंभ में आ गया। इसका मतलब आधे पै की कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी। और इसमें र में ए मिला हुआ है, 1 मात्रा इसकी होगी, योग की 2 हो गई, 1 मात्रा इसकी होगी। उसी तरीके से स्वर में देखेंगे, इसकी कोई मात्रा नहीं है, प्रारंभ में आ गया, इसकी 1, इसकी 1। ये प्रेम दोबारा से आ गया, देखिए इसकी 2 मात्रा, इसकी 1। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये इस प्रकार से पै आधा है, इसमें र पूरा है, इसमें र में ए मिला हुआ है। जहां बलाघात होता है उससे पूर्व व्यंजन गुरु नहीं होता है। विशेष नोट करने वाली बात है, विशेष आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, यहां पर गलतियां होती हैं। बलाघात के साथ कभी भी बलाघात से पहले वाला है ना, वो क्या है, वो गुरु नहीं माना जाएगा, या कहें कि गुरु वर्ण नहीं माना जाएगा। 2 मात्रा उसकी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। देखो कुछ शब्द देखो, तुम्हारा, उन्होंने, जिन्होंने, ये दोबारा से आ गया, तुम्हारा, कुल्हाड़ी, जिन्हें और उन्हें। आपका ही सवाल आएगा, आप कहोगे गुरुजी अभी आप कह रहे थे संयुक्त अक्षर। भाई मैं कह रहा था, मैं अभी कह रहा हूं, संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो वर्ण है वो गुरु माना जाएगा। लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द हैं बलाघात वाले, है से पहले का जो वर्ण आ रहा है, संयुक्त अक्षर आ रहा है, वो बोला है के साथ जा रहा है, अर्थात उसका बल है ना वो है पर पड़ रहा है, आघात उसका है पर पड़ रहा है, इसलिए वह पहले के साथ नहीं माना जाएगा, वो तो है के साथ माना जाएगा। अलग ही हो गया वो तो वर्ण। एक तरीके से बोलकर देखते हैं, शब्द है तुम्हारा। अब ये जो तू है ना, ये मैं के साथ नहीं बोला जा रहा है, बोलो तुम्हारा, तुम है, मैं जो है के साथ बोला जा रहा है, जबकि बोलना किसके चाहिए था इसको, अगर तू के साथ किया था तो मात्रा यहां पर क्या मानी जाती, गुरु मात्रा मानी जाती, 2 मात्रा गिनी जाती। कुल्हाड़ी, अब ये कु के साथ लय नहीं आ रहा है, लय किसके साथ आ रहा है, कुल्हा, कुल लय है के साथ आ रहा है, आघात है पर पड़ रहा है, इसलिए पूर्व वर्ण यहां पर गुरु नहीं माना जाएगा। जिन्होंने, अब जिन हो नहीं बोल रहे पूर्ण, जिन्होंने, जी अलग हो गया, उन्होंने वाला बोल रहे हैं, जिन्होंने, तो न किसके साथ आ रहा है, हो के साथ आ रहा है। तो इससे पहले वाले जो वर्ण है मित्रों वो गुरु नहीं माने जाएंगे। तो बलाघात वाले जो शब्द है इनको आप विशेष नोट करके रखिए, इनका ध्यान रखिए। अब जैसे अपन कोशिश करते हैं, ये तू है, इसमें ऊ है 1 मात्रा, ये मैं का कोई मतलब है ही नहीं, ये हा है तो इसकी 2 मात्रा, इसकी 2। उन्होंने, ये न के लिए ये मत कर देना कि यहां पर संयुक्त अक्षर नजर आ रहा है आधा न, और ऊ को कभी आप गुरु कर दो, क्योंकि ये बलाघात वाले हैं, इनसे पूर्व वर्ण है वो गुरु नहीं माना जाएगा। तो इसको तो न को हो के साथ ही रखो, इसका लघु, इसका गुरु, इसका गुरु, इसका लघु, इन दोनों का गुरु, और इसका भी गुरु, इसका लघु, इसका गुरु, इसका गुरु। कु छोटा है, इसका लघु, ये लय हा के साथ आएगा, बड़ा है गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु। ये मात्रा लगाने के मित्रों नियम हो गए, और इन नियमों को आप नए नए शब्द आपके सामने आए उन पर मात्रा लगा लगा करके इनका अभ्यास करो। अगर आपको मात्रा लगानी आ गई तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं आपका छंद में सवाल गलत नहीं होगा। मात्राओं की गिनती आपको सही तरीके से आनी चाहिए। तो बिल्कुल समझ गए होंगे, अपन आगे चलते हैं। देखिए साहब, गण क्या होता है, वार्णिक छंद अपन पढ़ेंगे।
मात्रिक छंदों में भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन विशेषकर वार्णिक छंदों में इसकी जरूरत पड़ेगी। अपने वर्ण तो गिनेंगे, लेकिन वर्ण के साथ साथ गणों की आवश्यकता भी पड़ेगी। गण होता क्या है? गण होता है 3 वर्ण जो होते हैं ना, 3 वर्णों का ये समूह है ना, वो गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। उसमें मात्रा निश्चित होती है। वो किस प्रकार से होती हैं और कैसे उनको गिनेंगे, अपनी स्लाइड के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है, जिनके ऊपर अपन पहले ही चर्चा कर चुके। कैसे? ये माता राजय भाने से, ये माता राज भाने से, और लास्ट वाले 8वें गण को पूरा करने के लिए लगा हुआ सूत्र में लगा। तो लगा अपने आप में कोई गण नहीं है। आप तो क्या याद रखो? यह माता राज भाने से याद रखो, ठीक है। और लगा इसे सगण है, इसको पूरा करेगा, उसकी उसका अभ्यास करेंगे। देखो, यह जो है, यह से गण बन गया यगण, मां से बन गया मगण, ता से बन गया तगण, रा से बन गया रगण, जैसे जगण, भा से भगण, न से नगण, और स से सगण। ये हो गए 8। कितने हो गए? 8। आठ गण हो गए। इन गणों को सीखिए, किस तरीके से पहचानेंगे हम इनको। यह गण का मतलब है यह के बाद वाले जो 2 वर्ण दिए हुए हैं सूत्र में, उनकी मात्राएं इसमें शामिल करो। कैसे करोगे? यह है, अगर यगण कही है तो यगण किससे बना है? यह माता से बना है। आगे वाला तो यह के ऊपर तो 1 मात्रा, मां के ऊपर 2 मात्रा, और ता के ऊपर 2 मात्रा। तो यगण का मतलब है मित्रों कि यगण जहां पर आएगा, जहां पर एक तो लघु मात्रा होगी और 2 गुरु होगी, 1 लघु और 2 गुरु, 5 मात्राओं से क्या बना है? यगण बना है। दूसरा देखिए, मगन में देखिए, मगन कहां होगा? एक तो मां ले लो, उसके आगे के 2 वर्ण और ले लो, ये ले लिए। मां तारा, मगन किससे बना है? मां तारा। यगण किससे बना है? यह माता, यह माता। अब मां तारा, मां मगन, और इसके आगे 2 वर्ण और लेंगे जो इस गण को पूरा करेंगे। मां तारा हो गए, अर्थात गुरु गुरु गुरु। जहां 6 मात्राएं आएंगी और तीनों ही वर्ण गुरु आएंगे, वहां पर कौन सा गण होगा मित्रों? वहां मगन होगा। अगला है तगण। अब तगण के लिए भी ता से आगे वाले 2 ले लो, क्या हो जाएगा? ताराजय, ताराजय, अर्थात गुरु गुरु लघु। 5 मात्राएं, और वर्ण किस क्रम में आने चाहिए? पहले गुरु होना चाहिए, उसके बाद भी गुरु होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। उसके बाद है रगण, तो रा जय भा, इससे रा वाले 2 आगे के ले लो, रा जय भा, गुरु लघु गुरु। पहले लघु गुरु आना चाहिए, फिर लघु आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? गुरु। जय का देखो, जगन का जैसे अगले 2 ले लो, जय भाने, जय भाने, पहले लघु फिर गुरु फिर लघु, उससे क्या बनेगा? उससे जगन बनेगा। उसके बाद है भा, भय गहने, तो भा से भा ने से, वैसे क्या हो जाएगा? भा ने से, अर्थात गुरु लघु लघु। और नगन से क्या हो जाएगा? न से ले, नगन से न से ले, अर्थात लघु लघु लघु। और इस सगन से लेगा, से लेगा, लघु लघु गुरु। ये मात्रा काउंट करने के नियम है दोस्तों। ये मातारा जय भाने से लेगा, ये मातारा जय भाने से लेगा। 2-3 बार इसको अभ्यास करोगे तो आप इसको प्रॉपर सीख जाओगे। अपन और थोड़ा अभ्यास करते हैं इन मात्राओं को गिनने में। देखिए साहब, ये मैंने स्लाइड में लिखे हैं कुछ शब्द। सूत्र आपको भी मैंने बता ही दिया, क्या है? ये माता रा, ये माता रा जय भाने से लेगा, ये माता रा जय भाने से लेगा। समझ गए? अब समझ गए क्या भाई? ये है
तो यह के लिए अपने को क्या लेना है, अभी आपको बताया कि यह के आगे के दो ले लो, तो यह से क्या बनेगा, यह गण, तो गण का नाम हो गया, और यह माता, यह माता, पहले लघु आना चाहिए फिर गुरु और फिर गुरु, ठीक है। मात्राएं कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ये थोड़ा सा अच्छी है ना, इसको इस तरीके से आई, ठीक है। अब ऐसा उदाहरण लो आप जिसमें पहले लघु आए उसके बाद में 2 गुरु आए, तो मैंने यहां पर लिखा है यशोदा। अब यशोदा शब्द में यह में ए है, पहले लघु आएगा फिर ये गुरु सो और दा में गुरु, समझ गए। दूसरा लिया है मगण, और मैं से पहले मां तारा, क्या था, मां तारा, थोड़ा टेक्नीशियन महोदय, मां तारा लिया है, क्या लिया है, मां तारा। अब मां तारा होता क्या है, मां तारा किसको कहेंगे भाई, पहले गुरु आएगा, देखिए मां मगण, ये 2 ले लो, मां तारा, मां तारा। अब ये भी गुरु है, ये गुरु, ये गुरु, ऐसा शब्द लो जिसमें तीनों ही गुरु आए। यहां पर लिया है मैंने पांचाली, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, 6 मात्रा हुई कि नहीं हुई। जो सूत्र दिया हुआ है उस सूत्र के उस वर्ण के पहला जो अक्षर है वो तो गण का नाम हो गया, क्यों, बाद में गण ही तो लगाया है, देखो गण 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 गण, तो अगर शब्द का पहला अक्षर है अगर यह है तो देखो यगण, अगर पहला अक्षर मा है तो मैं है तो मगण, त है तो तगण, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे अगले जो 2 वर्ण हैं उनको उनके साथ रख देंगे, वो एक पूरा क्या बन जाएगा, गण बन जाएगा। उसमें जो मात्रा दी हुई है उस हिसाब के शब्द में मात्रा काउंट कर लेंगे अपने। तीसरा देखिए तगण, ताराजय, पिछली स्लाइड में अपन इनको पढ़ चुके हैं, अर्थात गुरु गुरु और लघु। इधर देखिए आश्चर्य, ये गुरु, ये इसमें जुड़ गया, ये लघु, ये गुरु आएगा, क्यों, ये जो रह आधा है ना ये च के साथ बोला जा रहा है, और इसमें लघु, तो गुरु गुरु लघु। रगण का देखिए, देखिए ये राजय भा, रगण में क्या आएगा, राजय भा, अर्थात गुरु लघु गुरु। शब्द लिया हमने राधिका, क्या लिया, राधिका, देखिए ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। जगन देखिए जय भाने, जगन में जय भाने, जय में लघु, ये गुरु ये लघु। शब्द देखिए जयंत, ये लघु, अब ये न है संयुक्त अक्षर है, यह के साथ आएगा, इसको पूरा कर देगा, और ये तय में ये लघु। भगन का देखिए, भगन का ये रहा भाने से, भगन का क्या हो जाएगा, भाने से, तो भा का गुरु, ये लघु ये लघु। उदाहरण देखिए भारत, गुरु लघु लघु। नगन का देखिए न शैले, न शैले, तीनों ही लघु हैं। शब्द लिया अमन, तीनों लघु। सगन का देखिए शैलेगा, शैलेगा, लघु लघु गुरु, तरला लघु लघु गुरु। मित्रों बिल्कुल आसान है, आपको सूत्र याद होना चाहिए, यह माता राजय भान शैलेगा, और सूत्र के जो वर्ण के जो बाद वाले हैं भाई, पहला जो वर्ण है उसके साथ आपको गण लगाना है। यह माता, यह पहले अक्षर आ रहा है उसके साथ यह गण बना दो, माँ से मैं आ रहा है मगन बना दो, और आगे वाले जो 2 वर्ण हैं उनको लेकर के अब उनमें मात्रा लघु है या फिर गुरु की मात्रा है उस शब्द में अपने को लगानी है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे अध्ययन करते हैं अपन। देखिए साहब, मैंने आपको पहले ही बताया कि छंद होते हैं हिंदी में 2, एक होता है वार्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। कौन कौन, छंद मुक्त तो हिंदी में चलता ही नहीं, ये मानो आप, छंद मुक्त की रचनाएं मिल जाएंगी पर छंद ऐसा कुछ नहीं है। तो मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या होगा, जहां पर छंद की गणना, जहां पर छंद की पहचान मात्राओं की गणना करके की जाती हो वो छंद कहलाता है मात्रिक छंद। क्या समझे, जहां पर छंद की गणना या छंद की पहचान मात्राओं की गणना करके की जाती है वो छंद क्या कहलाता है, मात्रिक छंद कहलाता है। समझ गए। अब मात्रिक छंद के प्रकार है साहब 3। कितने प्रकार है मित्रों, 3। ये 3 तरीके से होते हैं, 3 तरीके से इनकी पहचान करनी होती है। किस प्रकार से करोगे, एक मात्रिक छंद होगा उसका नाम है सममात्रिक छंद,
पेपर में सीधा सा सवाल आएगा, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद नहीं है, नीचे 4 छंद दे देगा। तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण बात है। एक कौन सा हो गया? सममात्रिक छंद, एक हो गया अर्ध सममात्रिक छंद और एक हो गया विषम मात्रिक छंद। देखिए क्या होते, मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम एक छंद तब बनेगा जब उसमें 4 चरण होंगे। 4 चरण कम से कम एक छंद में होने चाहिए। 4 चरणों से कम एक छंद बनता है। अब जो 4 चरण है ना भाई, एक ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये यहां से यहां तक ये पहला चरण हो गया, यहां से इसको पूरा करा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 चरण है। रहीमन धागा प्रेम का वही उदाहरण लेते हैं अपन। रहीमन धागा प्रेम का यहां तक एक चरण, मत तोड़ो छिटकाए 2, और टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, वो कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। और जुरे गांठ पड़ जाए, तो जुरे गांठ जो पड़ जाए आ रहा है वहां पर कौन सा हो गया? चौथा चरण हो गया। तो सममात्रिक किसको कहेंगे? जहां चारों चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर हो। 4 चरण कम से कम होने चाहिए, और चारों चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जहां पर चारों चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होगी वो छंद क्या कहलाएगा? वो मात्रिक छंद कहलाएगा। चौपाई छंद को लेते हैं अपन, क्योंकि चौपाई छंद जो होता है उसके जो चारों चरण हैं उनमें मात्राएं क्या होती हैं? बिल्कुल बराबर होती हैं। देखो उदाहरण में लिखा हुआ यहां पर, जैसे चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, ये ऐसे छंद हैं। अब क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद नहीं है, 3 दे देगा, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, 1 दे देगा दोहा। तो वहां पर वो दोहा नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो मैंने 4 चरण बताए हैं, ये भाई ये एक चरण हो गया छंद का पूरा, ये एक चरण। अगर इस पूरे चरण में मात्रा बराबर है या मात्राओं की संख्या बिल्कुल बराबर है तो वहां पर क्या होगा? वो वहां पर चौपाई होगा। एक उदाहरण लूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, चौपाई का उदाहरण है। अब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अब इसमें रघुकुल रीत सदा चली आई, मात्राएं पूरे चरण में एक बराबर समान, तो कैसा हो गया? वो हो गया सममात्रिक छंद, क्योंकि मात्राएं सारी क्या है? इसमें बराबर है। और चौपाई छंद में रघुकुल रीत यहां लिखकर देखते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है? रघुकुल रीति सदा चली आई, ये चली छोटी करो रीति। देखो अब इसमें लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु और गुरु, कितनी हो गई? 4 6 7 8 2 10 11 12 8 2 14 2 16, 16 मात्राएं। अब जो दूसरी लाइन अपन बोलेंगे, दूसरी में भी 16 होंगे, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसको अपन चौपाई छंद में पढ़ेंगे। तो 4 चरण हैं और चारों ही चरणों में मात्राएं कितनी कितनी आ रही हैं मित्रों? 16 16 आ रही हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। सारे चरणों में बराबर मात्राएं आ रही। गीतिका का उदाहरण है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर 4 चरण हो या सभी चरणों में जो मात्राएं हैं वो बराबर आए, वहां पर कौन सा होगा? सममात्रिक छंद होगा। और कौन कौन से? जैसे चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में लगभग सारे हैं। इनका बारीकी से हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है अर्धमात्रिक, अर्ध सममात्रिक। अर्ध सम का मतलब है भाई आधा समान। 4 चरण होते हैं कि नहीं होते हैं? अब 4 चरणों में से आधे में तो समान मात्राएं हैं और आधे में समान मात्राएं हैं। चरण की बात करें, पहला और तीसरा समान होता है, दूसरा और चौथा।
तो जहां पर पहले और तीसरे में मात्राएं समान हो और दूसरे और चौथे में मात्राएं समान हो, या कहूं कि अगर विषम चरणों में मात्राएं समान है और सम चरणों में मात्राएं समान है, वो छंद क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मित्रों अर्ध सममात्रिक छंद। जहां विषम चरणों में मात्राएं समान हो और सम चरणों में मात्राएं समान हो, वो छंद क्या कहलाता है? अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। दोहा ले लीजिए, विषम चरण में मात्रा 13 मिलेगी, सम चरण में मात्रा 11 मिलेगी, तो कैसा हो गया? वो अर्ध सममात्रिक हो गया। तो इसके जैसे दोहा है, सोरठा है, इनको पढ़ेंगे। ये कैसे हैं? ये अर्ध सममात्रिक छंद हैं। समझ गए? तीसरा है दो भिन्न मात्रिक ये विषम मात्रिक छंद। कैसा है ये? विषम मात्रिक छंद। इसको थोड़ा लिख लीजिए आप। विषम मात्रिक छंद क्या होगा? सम मात्रिक वो होगा जिसके प्रत्येक चरण में मात्राएं समान हो। अर्ध सममात्रिक वो होगा जिसके विषम चरणों में समान हो और सम चरणों में समान हो, अर्थात आधे चरणों में समान और आधे में समान असमान हो, वो क्या होगा? अर्ध सम होगा। और विषम मात्रिक छंद वो होगा जो दो भिन्न मात्रिक छंदों के मेल से बनता है, अलग अलग छंदों के मेल से बनेगा। कैसे? जैसा कि छप्पैया की बात करें, छप्पैया छंद बनता है दो छंदों से, रोला और उल्लाला। अब इस छप्पई में चार जो चरण है वो तो किसके हैं? रोला के हैं। और दो चरण है ना मित्रों, वो किसके हैं? वो उल्लाला के। तो विषम चरण हुआ कि नहीं हुआ? अलग अलग छंद हुए कि नहीं भाई? आधा तो रोला है, या कहें चार पंक्ति रोले की है, रोला छंद की, और दो पंक्ति उल्लाला की है, तो विषम मात्रिक हो गया। अगला है कुंडलिया। कुंडलिया भी विषम मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है? विषम मात्रिक छंद होता है। तो सममात्रिक क्या हुआ? जहां पर चारों चरणों में मात्राएं क्या हो? समान हो। और विषम मात्रिक क्या हुआ? जहां पर दो भिन्न मात्रिक छंदों के योग से क्या बनता हो? छंद बनता हो, वो क्या होता है? विषम मात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक जहां पर सम चरणों में बराबर मात्राएं हो और विषम चरणों में बराबर मात्राएं हो, अर्थात आधा समान हो आधा असमान हो, तो वो अर्ध सममात्रिक हो गया। सीधा सा सवाल मैं बता रहा हूं आपको, फिर से ये ध्यान रखना कि सममात्रिक कौन कौन से हैं। ये जो स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे। चौपाई गीतिका, हरि गीतिका सममात्रिक है। वैसे अपन इनका विश्लेषण करेंगे बड़ी बारीकी से, पर फिर भी आप ध्यान रखो, सममात्रिक में चौपाई गीतिका और हरि गीतिका है। अर्ध सममात्रिक में दोहा और सोरठा है। और विषम मात्रिक में जैसे छप्पई और कुंडलियां। कुंडलिया किससे बनाएगा बोलो? दोहा और रोला से कुंडलिया बनता है। दोहा और रोला से, इससे कुंडलिया बनता है। अब तो दोहा अलग है और रोला छंद अलग है, तो क्या ये विषम मात्रिक नहीं हुआ? अर्थात बिल्कुल विषम मात्रा है इसमें। तो तीन प्रकार के ये मात्रिक छंद है। सममात्रिक जहां चारों चरणों में समान मात्राएं हैं, अर्ध सममात्रिक जहां पर आधे में समान आधे में असमान है, और विषम मात्रिक जो दो अलग अलग मात्रिक छंदों के योग से बनता है, वो विषम मात्रिक छंद होता है। आगे देखते हैं मित्रों, वर्णिक छंद की बात करें। वर्ण में इक प्रत्यय लगा तो वर्णिक बना, इसको वर्णिक बोल देते हैं, जो गलत है साहब। इक प्रत्यय के योग से ये जो व में ए था ये वा बन गया, तो शब्द क्या बन गया? ये शब्द बन गया मित्रों वार्णिक। क्या बन गया? वार्णिक शब्द बन गया। क्या होगा वार्णिक? वार्णिक छंद वह छंद होता है जहां पर छंद की जो पहचान है या छंद की रचना है वो वर्णों के विशेष क्रम को ध्यान में रख करके की जाती है, वो छंद वार्णिक छंद कहलाता है। छंद की पहचान करेंगे उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वर्णों की गिनती करनी पड़ेगी। वो छंद क्या कहलाएंगे? वार्णिक छंद कहलाएंगे। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। समवार्णिक छंद वो छंद होते हैं जिसके प्रत्येक चरण में समान वर्ण हो। क्या हो? जिसके प्रत्येक चरण में समान वर्ण हो, वो तो क्या कहलाते हैं? समवर्णिक छंद कहलाते हैं। अर्ध समवर्णिक आधा समान, जिसके आधे चरणों में समान
वर्ण हो और आधे चरणों में असमान या विषम चरणों में समान हो और सम चरणों में अलग हो वर्ण हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अर्ध समवर्णी। जैसे मनहरण, मनहरण छंद है, 31 वर्ण होते हैं, 15-16 पर यति होती है। तो जो विषम मात्रिक है, सॉरी जो विषम चरण है ना, उनमें तो मात्रा वर्ण कितने हो गए? 15 हो गए। और जो सम हैं उनमें कितने हो गए? उनमें 16 हो गए वर्ण। तो 15-16 पर यति हो गई, तो आधे में 15 हो गए, आधे में 16, अर्थात आधा समान है। तो उसका नाम क्या पड़ गया? अर्ध समवर्णिक। एक है विषम वार्णिक, जो अपने हिंदी में नहीं है, विषम वार्णिक छंद का प्रयोग नहीं किया जाता है। दो ही है, समवार्णिक और अर्ध समवार्णिक। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। आगे चलते हैं। एक पंक्ति में मात्राओं व वर्णों के आधार पर सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से साधारण छंद कौन सा है या दंडक छंद कौन सा है। देखो इस चीज को क्लियर करते हैं। भाई मात्रिक छंद भी होते हैं वर्ण एक पंक्ति के आधार पर, और वार्णिक छंद भी होते हैं। यहां पर मित्रों ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो मात्रिक छंद होते हैं ना, इसमें साधारण छंद वो होते हैं जिनकी एक पंक्ति में 28 तक मात्रा हो। कितनी मात्रा हो? 28 तक मात्राएं है ना, वो क्या कहलाएंगे? वो साधारण छंद कहलाएंगे। आप कहोगे गुरुजी कैसे? भाई हमने दोहा पढ़ा, 13-11 पर यति है। एक चरण की बात करें, 13 और 11 24 हुए कि नहीं हुए? 24 हो गए। अब 24 हो गए तो 24 बड़े हैं, 28 बड़े हैं? 28 तो ज्यादा हो गए। तो 28 तक जहां पर मात्राएं हैं वह छंद कैसे कहलाएंगे? साधारण छंद कहलाएंगे, जिसमें दोहा भी आ गया, जिसमें सोरठा भी आ गया, जिसमें गीतिका भी आ गया, जिसमें हरि गीतिका भी आ गई। और जहां पर एक पंक्ति में 28 से अधिक मात्राएं हो, कितनी मात्रा हो? एक पंक्ति में की बात कर रहा हूं मैं, एक पंक्ति में 28 से ज्यादा मात्रा हो, वो छंद क्या कहलाते हैं मित्रों? वो छंद कहलाते हैं दंडक छंद। ये लिखा हो, टाइप नहीं हुआ, दंडक छंद। साधारण तो कौन से कहलाएंगे? साधारण कहलाएंगे एक पंक्ति में 28 तक मात्राएं हो, और अगर 28 से ज्यादा अर्थात 29 मात्रा भी हो गई तो वो छंद कैसा कहलाएगा? पंक्ति के हिसाब से दंडक छंद कहलाएगा। अब यहां पर मात्रिक छंद में तो मात्राएं 28 होती हैं, लेकिन वार्णिक में ध्यान रखना, यह गलती हो जाती है। यहां पर वार्णिक छंद में एक चरण में 26 तक वर्ण होने चाहिए। जहां मात्रिक में 28 मात्राएं होती थी, लेकिन वार्णिक में कितने वर्ण होने चाहिए? 26 तक ही वर्ण होने चाहिए। 26 से ज्यादा होंगे तो वह दंडक की श्रेणी में आएगा। जैसे द्रुत विलंबित छंद है, वार्णिक छंद है, जो साधारण छंद है। मदाक्रांता है, साधारण है। वसंत तिलका है, साधारण है। क्यों? सब में 26 से कम मात्राएं। तो 26 से अधिक वाले मात्रा वाले क्या कहलाएंगे दोस्तों? वो कहलाएंगे दंडक के छंद। जो प्रमुख कौन सा है वार्णिक में? कवित। कौन सा है? कवित, क्योंकि 31 मात्राओं से स्टार्ट है कवित, जिसके भेद भी है। 31 तो होती ही है, तो 26 से ज्यादा हो गई, इसलिए कौन सा हुआ? वो दंडक हुआ। गिनती के हिसाब से बात करें पूरे छंद में, तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के थे, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। वार्णिक छंद भी दो प्रकार के थे विशेषकर, समवार्णिक छंद और अर्ध समवार्णिक। एक पंक्ति के हिसाब से बात करें, मात्रिक छंद 2 प्रकार के, साधारण छंद और दंडक। साधारण में 28 तक मात्राएं होती हैं और दंडक में 28 से अधिक मात्राएं होती हैं। और वार्णिक की बात करें एक पंक्ति में, तो एक पंक्ति में जहां पर 26 वर्ण होते हैं दोस्तों, वह साधारण होता है, और 26 से अधिक मात्राओं वाला कौन सा होता है? दंडक होता है। क्लियर? इससे आगे एक विशेषता और देखते हैं भाई, गणों के क्रम के आधार पर। देखिए आप, यह भी कई बार पूछ लेते हैं कि गणों का क्रम है, उसके आधार पर जो छंद है वो किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार? मित्रों, गणों के आधार पर छंद होते हैं, एक तो होते हैं गणबद्ध, एक होते हैं गणमुक्त। देखो साहब, गणबद्ध क्या होते हैं? हमने गण पढ़े नहीं पढ़े,
हमने 8 गण पढ़े, यगण मगण तगण नगण सगण 8 पढ़ लिए हैं। यह माता राज मानस ऐलेगा पढ़े कि नहीं पढ़े। अब उन गणों में जो अगर गणबद्ध है अर्थात कोई भी वार्णिक छंद है, मात्रिक छंद में तो कम इनका प्रयोग किया जाता है, 1-2 दोहा वगैरह छंद में ही है कि भाई पहले ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी वार्णिक छंदों में इनका प्रयोग किया जाता है अधिक। तो जहां पर गणों का क्रम निश्चित हो, जहां पर मित्रों गणों का क्रम क्या हो, निश्चित हो, कौन कौन से गण आएंगे पहले, इसके बाद में ये गण आएगा, ये क्रम जहां पर निर्धारित हो वो क्या कहलाते हैं, वो गणबद्ध कहलाते हैं। जैसे द्रुत विलंबित में क्रम निश्चित है गणों का कि सबसे पहले नगण आना चाहिए, द्रुत विलंबित की बात करें, उसके बाद भगण आना चाहिए, फिर भगण आना चाहिए और फिर रगण आना चाहिए। यह क्रम द्रुत विलंबित में निश्चित है। अगर इस क्रम से वर्ण नहीं आते हैं तो वो फिर व्याकरण त्रुटि है उसमें। तो गणों का जहां क्रम निश्चित हो वो कैसे हैं, वो गणबद्ध हैं। जैसे द्रुत विलंबित है, सवैया है, मदाक्रांता है, बसंत तिलका है, ये सारे वार्णिक छंद है मित्रों। और दूसरा है गणमुक्त, जहां पर गणों का क्रम निश्चित नहीं हो, कैसे भी गण चाहे कोई कैसा भी क्रम हो, बस वर्ण पूरे होने चाहिए, वो कैसे हैं, वो गणमुक्त है। एक उदाहरण देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था। आपका रिवीजन हो जाएगा, मात्रा काउंट करो, सॉरी वर्ण काउंट करते अपन कितने वर्ण हैं। देखिए दिवस का समय अवसान समीप था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब में 12 है। वर्ण कितने हैं इसमें, 12 वर्ण, दूसरे चरण में भी 12 वर्ण, इसमें भी 12 वर्ण और लास्ट वाले में भी 12। दोस्तों सब में 12 वर्ण है। अब 12 वर्ण हैं, लेकिन हमने ये ऊपर लिख दिया कि गणों का क्रम निश्चित है, तो निश्चित है तो अपन चेक करते हैं। दिवस में ये लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। देखो साहब, लघु 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 3 बार लघु 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 आया है, ठीक है, और मैंने यहां लिखा था नगण। अब जो नगण है मित्रों, सूत्र को देखिए, सूत्र था यह, यहां लिखता हूं मैं, यह मा ता रा जय भा ने से ले गा, यह सूत्र था। इसमें से नगण को देखते हैं, नगण कहां पर है, यह नगण रहा। न से अगले 2 वर्ण क्या है, न से ले, न से ले, न से ले। नस्ल में लघु लघु लघु, क्या तीनों में लघु है पहले, वास्तव में लघु है, दिवस में भी दिवस है, लघु लघु लघु, ठीक है, ये नियम सही है भाई। नगण तो बैठ गया, उसके बाद में भगण। अब भगण को चेक करेंगे, भय क्या, भा ने से आएगा, 2 आगे के वर्ण लेंगे, इसका मतलब गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, ये हो गया भानस का। इसमें देखेंगे ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये लो, ये नियम भी सही है। अगला क्या है, दोबारा भानस है, ये देखो गुरु लघु लघु, भानस हो गया। उसके बाद में रगण, रह का देखिए ये राज भा, गुरु लघु गुरु, ये देखो गुरु लघु और ये गुरु रा, न ब भय रे। इसको याद करने का क्या है, द्रुत विलंबित का न ब भय रे हो गया। नगण भगण भगण और रगण, तो गणों का क्या था मित्रों, ये निश्चित क्रम था। अब हम बात करते हैं मित्रों गणमुक्त की, कि गणमुक्त क्या होंगे। हमने पढ़ा गणबद्ध छंद वो है छंद होते हैं जिनमें गणों का क्रम निश्चित हो। 90 जैसे द्रुत विलंबित में देखा कि पहले नगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर रगण आएगा, ये तो गणों का क्या हो गया, क्रम हो गया। तो जहां पर गणों का क्रम निश्चित हो मित्रों, वो होते हैं गणबद्ध छंद। साथ ही गणमुक्त की बात करें, जहां गणों का क्रम निश्चित नहीं हो, और जहां ये कविता नहीं है दोस्तों, ये कवित छंद है, ये गलत प्रिंट हो गई, क्या है ये, कवित है। कवित छंद की बात करें, उसमें गणों का क्रम निश्चित नहीं है, वर्ण निश्चित हैं, चाहे वो वर्ण कैसे ही क्रम में आए,
कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गणमुक्त है। अगर वो गणबद्ध होता तो उसमें भी यह माता राजभान्य शैलग वाला जो सूत्र है वो काम लेना पड़ता। लेकिन कवित के लिए क्योंकि गण मुक्त है इसलिए गणों का क्रम वहां पर निश्चित नहीं है। हम एक कवित की बात करें कि पात भरी सहरी सकल सुतवारे वारे, केवट की जात कुछ वेद न पढ़ाई हो। पात भरी सहरी सकल सुतवारे वारे, केवट की जात कुछ वेद न पढ़ाई हो। मेरो परिवार सब यही लागी राजा जो हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। और गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद सुने बात न बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम राव रे सुसाची कहूँ, बिना पग धोए नाथ नाव ने चढ़ाई हो। तो यहाँ पर हम इस कवित की बात करें, यहाँ पर गणों का कोई भी क्रम नहीं है। तो यह रचना क्या मानी जाएगी? यह रचना मानी जाएगी दोस्तों गण मुक्त रचना। तो इस क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से हम चाहे कोई भी छंद हो, चाहे वो मात्रिक हो या वार्णिक छंद हो, हम उसकी पहचान किस तरीके से करेंगे। और मेरा मानना है या मैं समझता हूं इस क्लास को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं है। आप किसी भी छंद को देख करके उसमें पहचान कर सकते हो कि यह मात्रिक है, वार्णिक है, और मात्रिक में भी कौन सा छंद है ये। तो आप सबको क्लास कैसी लगी? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो विभिन्न हमारे पाठ्यक्रम में छंद लगाए हुए हैं उनके लक्षण उदाहरण सहित। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।